हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये उसका हमारा आज 12th लेक्चर है, 12वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे आज, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि इसमें हम किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किसी सदिश का कर्ल क्या होता है। ठीक है, तो देखो सदिश क्षेत्र का कर्ल, हेडिंग डाल लीजिए सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो सदिश क्षेत्र के कर्ल का मतलब क्या है, और इंग्लिश में लिखना चाहे तो लिखो CURL, कर्ल ऑफ ए सदिश क्षेत्र का मतलब होता है वेक्टर फील्ड। ठीक है बच्चों, किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल, किसी सदिश के द्वारा सदिश क्षेत्र का निर्माण होता है, वहां पर उसका कर्ल किस प्रकार से या परिघूर्णन, कर्ल का मतलब होता है परिघूर्णन। ठीक है, ये हम निकालना चाह रहे हैं आज। देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें, इससे पहले हमने बंद पथ का रेखा समाकलन पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है बंद पथ पर यदि रेखा समाकलन लिया जाता है तो उसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। ये जो हमारा पार्ट चल रहा है ना फिजिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इसका वैसे यूनिट का नाम होना चाहिए था वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित। ठीक है, तो बंद पथ पर रेखा समाकलन को हमने रिप्रेजेंट किया था परिसंचरण से, सर्कुलेशन से। ठीक है, अब देखिए कि यदि कोई बंद पथ है, किसमें है ये वेक्टर फील्ड में, इस प्रकार से मान एक बंद पथ है सी का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। सी का मतलब क्या होता है, क्लोज्ड, बंद। तो ये एक पथ है। अब ये पथ क्या करेगा, एक क्षेत्रफल घेरेगा, और वो क्षेत्रफल कितना है, मान लीजिए कि ये ds है। क्षेत्रफल अल्पांश, ओके, छोटा सा एरिया बनेगा अंदर, क्योंकि बंद पथ है। बंद पथ के अंदर क्या बनेगा, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, ये देखो ये वाला। ठीक, अब कर्ल किस प्रकार से परिभाषित होता है, क्योंकि यहां पर एक वेक्टर है, एक वेक्टर फील्ड है यहां पर, ए वेक्टर। उस वेक्टर फील्ड में हमने कोई बंद पथ ले लिया और वो बंद पथ एक क्या कर रहा है, एक क्षेत्रफल परिबद्ध कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, तो फिर कर्ल की डेफिनेशन क्या होती है, कर्ल की डेफिनेशन जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है इस प्रकार से होता है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर का परिमाण किसी सदिश के कर्ल का, CURL का मतलब होगा कर्ल, उसका परिमाण कितना आता है, वो आता है लिमिट ds टेंड्स टू 0, ds जो कि यहां पर इसे बंद पथ में परिबद्ध क्षेत्रफल है, और ये होता है a वेक्टर डॉट dl वेक्टर अपॉन ds। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो, ये है यहां पर c का मतलब क्या हो गया, देखो समाकलन के ऊपर यदि ये साइन आता है बंद का, इसका मतलब होता है कि बंद समाकलन है। ये क्या है, a वेक्टर डॉट dl वेक्टर का मतलब होता है कि ये रेखा समाकलन है, इस रेखा के ऊपर समाकलन लिया गया है, इस पाथ के ऊपर। जैसे मान लो ये a b c और d, तो किसी बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल यदि ds है तो उसके प्रत्येकांक क्षेत्रफल से, क्योंकि जो चीज नीचे आती है उसको लिखा जाता है प्रत्येकांक, तो प्रत्येकांक क्षेत्रफल से निकलने वाला अधिकतम परिसंचरण, ये परिसंचरण है, मैक्सिमम का मतलब अधिकतम, कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल से निकलने वाला अधिकतम परिसंचरण उस सदिश का जिसका कर्ल, जिसका परिसंचरण लिया गया है, उसका क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है। कर्ल का मतलब होता है कि वेक्टर वहां पर कितना घूम रहा है, कोई सदिश कितना घूम रहा है, उसका परिघूर्णन कितना है। कर्ल का भौतिक महत्व क्या है कि कोई सदिश कितना घूम रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। इसकी दूसरी परिभाषा और है, एक तो ये बताई मैंने कि प्रत्येकांश क्षेत्रफल से निकलने वाला अधिकतम परिसंचरण, एक परिभाषा ये है कि जब
किसी बंद पथ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल यदि ds है तो सीमांत अवस्था में, सीमांत का मतलब लिमिटिंग वैल्यू, सीमांत अवस्था में अधिकतम परिसंचरण तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? उस सदिश का कर्ल कहलाता है। ठीक है, अब इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं, वो लिखना तुम। किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध बंद पथ द्वारा परिबद्ध एकांक पृष्ठ, क्योंकि परिबद्ध क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, उसके प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में से, प्रति एकांक क्षेत्रफल में से अधिकतम परिसंचरण प्रत्येकांक बंद पथ द्वारा परिबद्ध प्रत्येकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में से अधिकतम परिसंचरण उस सदिश का कर्ल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? कर्ल कहलाता है। या एक दूसरी परिभाषा और लिख सकते हैं, सीमांत अवस्था में प्रति एकांक क्षेत्रफल से संबद्ध अधिकतम परिसंचरण या अधिकतम परिसंचरण एक ही बात है, क्योंकि मैंने यहां लिखा है अधिकतम परिसंचरण एवं क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात सदिश का कर्ल कहलाता है। ठीक है, इसका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होगा इस डेफिनेशन से बनाना है कि किसी सदिश क्षेत्र में बंद पथ द्वारा परिबद्ध एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल में से अधिकतम परिसंचरण उस सदिश का कर्ल कहलाता है। यानी जो कर्ल होता है वो होता है कर्ल ऑफ ए वेक्टर का परिमाण बराबर, केवल परिमाण करेंगे, वैसे सदिश होता है ये, इसकी दिशा होती है जिस पृष्ठ बंद पथ द्वारा जो पृष्ठ परिबद्ध है उसके बिल्कुल लंबवत। ठीक है, इसका परिमाण कितना होता है? लिमिट एट ds टेंड्स टू 0 सीमांत अवस्था में क्या होता है कि जिस पथ की आप बात कर रहे हो वहां पर अधिकतम परिसंचरण का मतलब है कि वहां पर रेखा समाकलन और उस बंद पथ द्वारा जो जितना एरिया घेरा जा रहा है, जितना क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, उन दोनों का अनुपात, और ये कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? कर्ल कहलाएगा किसका? ए वेक्टर का। ओके, लिख लो इसको, नोट करो। अब इसकी दिशा की बात कर लेते हैं।
एक पॉइंट लिखो, इसकी दिशा क्या होती है? किसी कर्ल की दिशा जिस बंद पथ पर ले रहे हैं उस बंद पथ द्वारा परिबद्ध जो क्षेत्रफल होगा, जितना पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, उस पृष्ठ के लंबवत होती है कर्ल की दिशा। कर्ल की दिशा बंद पथ द्वारा परिबद्ध, बंद पथ द्वारा परिबद्ध पृष्ठ के लंबवत होती है। ठीक है, जो भी एरिया बनेगा उसके, जैसे मान लो कि ये एरिया बन रहा है अपना बोर्ड, तो कर्ल की दिशा क्या होगी? जैसे ये पाथ है, मान लो कि ये बंद पथ है, तो दिशा कैसे निकालेंगे? दिशा निकालेंगे, उंगलियों को घुमाओ, जो दिशा है उंगलियों को घुमाओ, जो अंगूठा बताएगा जिस डायरेक्शन में, जैसे राइट हैंड निकालते थे ना चुंबकीय क्षेत्र में, हम लगाते थे कि इस प्रकार से करंट फ्लो हो रही है, तो अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र की। सेम नियम यहाँ पर राइट हैंड से निकालना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, इस प्रकार से घूम रहा है कोई, इस प्रकार से पथ की दिशा ये है, तो यहाँ पर अपना अंगूठा कौन सी दिशा में है? इस बोर्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर बार की ओर, तो यही किसकी दिशा हो जाएगी? कर्ल की। ठीक है, इस प्रकार से निकालना है। अब जो अपना फॉर्मूला है, ठीक है, इसको हमें अप्लाई करना है कार्तीय निर्देश तंत्र में, कि कार्तीय निर्देश तंत्र में कर्ल का मान कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन पढ़ ली हमने। चलो, कार्तीय निर्देश तंत्र में निकालने से पहले हम कुछ एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो सदिश, ठीक है, जिस सदिश क्षेत्र में हम बात कर रहे हैं, यदि उस सदिश में कर्ल ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, देखिए यदि किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल शून्य है, अर्थात डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। कर्ल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, डेल क्रॉस ए, यानी ये ए का क्या है? कर्ल। यदि डेल के, यानी डेल संकारक और ए के बीच में यदि डॉट प्रोडक्ट आता, ये तो क्रॉस है, सदिश गुणनफल है, यदि अदिश गुणनफल आता तो उसको हम पढ़ते हैं डाइवर्जेंस। यदि क्रॉस आ जाए तो क्या पढ़ते हैं? कर्ल। ध्यान रखना, अर्थात डेल क्रॉस ए बराबर क्या है? 0। भाई कर्ल शून्य है, इसका मतलब क्या है कि कर्ल ऑफ ए क्या है? 0 है। तो यहां सदिश क्षेत्र, अब देखो इसका कर्ल 0 है, इसका कर्ल 0 है, इसका मतलब इसका परिघूर्णन नहीं हो रहा। तो जो सदिश है वो घूर्णी है या अघूर्णी है? यदि इसका कर्ल 0 है, इसका घूर्णन परिघूर्णन 0 है, इसका मतलब सदिश कैसा है? घूर्णी नहीं है, अघूर्णी सदिश है वो। तो यहां सदिश क्षेत्र अघूर्णी होगा। ठीक है, अघूर्णी का मतलब वो घूम नहीं रहा है, उसका रोटेशन नहीं हो रहा, कहने का मतलब उसका परिघूर्णन नहीं हो रहा है, अघूर्णी होगा। दूसरी चीज, यदि किसी सदिश, इसका जस्ट अपोजिट लिख लेते हैं, तो कर्ल अशून्य है, क्या है? अशून्य। तो यहां सदिश यदि कर्ल अशून्य है, तो अब अशून्य होने का मतलब यह होगा कि ब्रैकेट में आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर जो है वो 0 नहीं है। चाहे आप लैंग्वेज बना के लिख दो, चाहे मैथमेटिकल लिख दो, गणितीय रूप में, एक ही बात है। तो यहां सदिश घूर्णी होगा, घूर्णी सदिश कहलाएगा।
ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। यदि कर्ल 0 है तो वो है अघूर्णी। जो सदिश क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? अघूर्णी। अघूर्णी को इंग्लिश में लिखते हैं इररोटेशनल। क्या लिखते हैं? इररोटेशनल। IRROTATIONAL, इररोटेशनल। और घूर्णी का मतलब होता है रोटेशनल। ठीक है, यदि कर्ल 0 नहीं है इसका मतलब वो घूम रहा है, उसका घूर्णन मौजूद है, परिघूर्णन हो रहा है उसका। कर्ल किसी तरल के, तीसरा पॉइंट, कर्ल किसी तरल के परिघूर्णन को व्यक्त करता है। कि कर्ल किसको रिप्रेजेंट करता है? कर्ल किसी भी तरल के यानी फ्लूइड के परिघूर्णन को व्यक्त करता है। ये पॉइंट भी याद रखना। जैसे हमें कोई भी फ्लूइड हो सकता है अपने पास वाटर हो सकता है, पानी हो सकता है, तो वो क्या स्थिर है या फिर वो घूम रहा है? ठीक है, दोनों कंडीशन बन सकती हैं। तो तरल के परिघूर्णन कि वहां पर उसका परिघूर्णन हो रहा है, यदि हो रहा है तो कर्ल क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। और यदि परिघूर्णन नहीं हो रहा तो कर्ल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, 3 पॉइंट बना के लिखो। इसके बाद में हम लिखते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में इसका फॉर्मूला। जो अपना अगला पॉइंट है वो है कार्तीय निर्देश तंत्र में किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल। तो हमें अब कार्तीय निर्देश तंत्र में इसका सूत्र व्युत्पन्न करना है। ठीक है, बहुत आसान है, जैसे कर्ल की डेफिनेशन है वैसे ही। कर्ल की डेफिनेशन याद करने के 2 तरीके हैं, बस कुछ नहीं। ऊपर आएगा अधिकतम रेखा समाकलन, ठीक, बंद रेखा समाकलन, नीचे आएगा ds कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल में अधिकतम परिसंचरण कितना है, या दोनों का सीमांत मान, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? किसी भी सदिश का कर्ल कहलाता है। दिशा क्या होती है? दिशा पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत होती है, बाहर की ओर। अब देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? कार्तीय निर्देश तंत्र बनाएंगे सबसे पहले। तो यहां से शुरुआत कर रहा हूं x y, क्योंकि इस प्रकार से आएगा। x ये है दक्षिणावर्त निर्देश तंत्र, ठीक है, जिसमें हम राइट हैंड से निकालते हैं। x और y को घुमाएंगे तो क्या आएगा? z। ठीक है, क्लियर हो जाए। ये अपना x y और z एक कार्तीय निर्देश तंत्र है। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको? ठीक है, इसको इस प्रकार से देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ओके, ये है x y एंड z। अब यहाँ पर देखिए, एक मान लो इस प्रकार से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है o बिंदु से, o से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से इस डायरेक्शन में गया और फिर यहाँ पर गया। ठीक, और ये उसका पथ है जाने का। O A B C, O से चला A पे गया, A के बाद में B पर गया, B के बाद में C पर गया और वापस कहाँ आ गया? O। यानी ये एक क्या हो गया? एक बंद पथ का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एक बंद पथ का, जो कि कौन से तल में है? x और y तल में है। दिख रहा है आपको? x y तल में है ये। ठीक है, x y तल में है। यहाँ पर एक सदिश परिभाषित है, यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड है a वेक्टर, और वो a वेक्टर बराबर क्या है? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। 3 घटक हो सकते हैं उसके। अरे सदिश का ही तो निकाल रहे हैं अपन, तो सदिश लेना जरूरी है। और सदिश मैंने क्या ले लिया? a वेक्टर ले लिया, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। अब देखिए ध्यान से, अगर x दिशा में
घटक कौन सा है ax, तो यहाँ पर होगा ax घटक इस दिशा में। अच्छा y दिशा में कौन सा घटक है, y दिशा में होगा ay, ठीक है। तो ये जो तल लिया है मैंने xy तल में लिया है, अब इसकी दिशा निकालो, देखो इस प्रकार से घूमेगा तो z, क्योंकि z बोर्ड में ऊपर दिख रहा है, लेकिन अभी यदि x और y इसमें है बोर्ड में, तो z होगा अपनी तरफ बाहर की ओर। तो इस प्रकार से अब इसको घुमाएंगे राइट हैंड साइड से, तो मुंडे की दिशा किधर आएगी, बाहर की ओर। वो किसकी दिशा होगी, कर्ल की। यानी यदि पथ xy तल में है, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए पथ यदि बंद पथ यदि xy तल में है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो यही बनेगा ds, और ये जो दूरी है ये दूरी मैं लेके चल रहा हूं dx, x दिशा में कितनी है dx, और y दिशा में कितनी है अल्पांश। OC और AB आपस में बराबर हैं, और ये ये दूरी कितनी है, ये dy। समझ रहे बात कि x दिशा में अल्पांश, x दिशा में जो दूरी चल के गया है वो कितनी चल के गया है dx, और y दिशा में कितनी चल रहा है dy। तो इसका जो एरिया आएगा वो ds कितना होगा, dx इंटू dy। अरे लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर दो, dx dy, ये इसका क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी बाद में। अब देखो क्या करना है, थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है। क्या लिखनी है, ये एक xyz कार्तीय निर्देश तंत्र माना x y एवं z एक कार्तीय निर्देश तंत्र, माना x y एवं z एक कार्तीय निर्देश तंत्र है। ठीक है, कार्तीय निर्देश तंत्र ले लिया। इसमें इस कार्तीय निर्देश तंत्र में xy तल में एक बंद पथ, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक बंद पथ लिया है, कौन सा है OABCO। बंद पथ का मतलब होता है जहां से O से स्टार्ट कर रहे हो तो O पे आ जाओ घूमकर। एक बंद पथ OABCO है, ठीक है। यहां सदिश A वेक्टर का x दिशा में घटक, बताइए x दिशा में घटक कौन सा है ax, x दिशा में घटक ax है, y दिशा में y दिशा में घटक ay है, एवं z दिशा में घटक az है, ठीक है। x दिशा में घटक ax है, यही लिखा है मैंने, y दिशा में घटक ay है और z दिशा में az है। अब देखिए मुझे इस बंद पथ पर फॉर्मूला क्या था कर्ल का, ऊपर क्या आता है बंद पथ पर रेखा समाकलन, तो मुझे रेखा समाकलन निकालना पड़ेगा इस बंद पथ का। OA ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट B। OABCO इस पूरे बंद पथ का मुझे रेखा समाकलन निकालना पड़ेगा। अतः बंद पथ OABCO का रेखा समाकलन, या इस रेखा समाकलन को और क्या बोल सकते हैं, परिसंचरण। परिसंचरण निम्न होगा। अब इसका परिसंचरण कितना होगा, ये होगा बंद पथ समाकलन OABCO, ये जरूरी है लिखना नीचे, A वेक्टर डॉट DL वेक्टर, यही होगा। अच्छा इसके कितने भाग हैं, 4 भाग हैं, O से A, A से B, B से C और C से O, 4 पद दिख रहे हैं आपको। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं A से O से A वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस, फिर अपन जाएंगे A से B, तो A से B A वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस, ठीक है।
फिर जाएंगे बंद समाकलन b से c a वेक्टर डॉट dl वेक्टर, फिर प्लस चौथा सॉरी c से o, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OA या फिर O से A, इस प्रकार से लिखा जाता है A से B, ये सही है नोटेशन, इसको लिख लो O से A से B, B से C और C से वापस कहाँ आ गए, देखो O से स्टार्ट किया था O पे ही वापस आ गए हैं। A वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अपना पर्पस सबसे पहले यही है, इसको जब एरिया से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई तल में जो कर्ल है उसका मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। लिखो इसको, समीकरण नंबर 1। तो अब हमें इसका मान निकालना है। मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इधर देखिए, हमें ये निकालना है a वेक्टर डॉट dl वेक्टर, इसका मान कितना है, O से A से B, B से C और फिर C से वापस O, ठीक है जी। ये अपना समीकरण नंबर 1 है। अपना पाथ क्या है, उसको मैं लिख रहा हूं यहां पर वापस, ये था अपना पाथ, O से लेके A पर आए, A से B पर गए, B से C पर गए, C से वापस O पर आ गए। ये x था, दिस इज y एंड दिस इज z, ओके। ये दूरी कितनी है, dx, ये दूरी कितनी है, dy, ये dx है, ये dy है, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से निकालना है। सबसे पहले इसका मान निकालना है, क्योंकि O से A वेक्टर डॉट dl वेक्टर, A वेक्टर डॉट dl वेक्टर का मतलब है कि यहां पर जो घटक है सदिश का, ठीक है, A वेक्टर में तो सभी आएंगे, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। अच्छा dl क्या होगा, OA पथ पर dx i कैप, क्या होगा, dx i कैप, क्योंकि दिशा देखो कौन सी है, x दिशा में है। OA का मतलब है कि x दिशा में dl यहां पर है लाइन एलिमेंट, रेखा अल्पांश, वो कितना है, dx, और दिशा क्या है, i कैप, तो dx i कैप मतलब a वेक्टर जो कि ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है dx i कैप का। मैंने कहा था डॉट प्रोडक्ट में i का i के साथ होता है, तो ax का ही होगा ओनली dx के साथ, बाकी ay का dx के साथ, az का dx के साथ हो जाएगा 0, ओके। तो इसका मान कितना आएगा, ax dx। और दिशा, इस पथ की दिशा देखो, इस पथ की जो दिशा है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, धनात्मक x दिशा में है, इसलिए पाथ चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, ठीक है। समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हमें जाना है A से B, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, ठीक। अब A से B तक निकालने के लिए पहले हमें C से O वाला कंपोनेंट जरूर निकालना है, ठीक। अब C से O वाला जो कि इसमें आएगा, C से O A वेक्टर डॉट dl, इसको ध्यान से देखिए, यहीं पर मैं लिख देता हूं, इसको जरूरी है लिखना, क्योंकि इसका मान तो कितना आया, इसका मान आया ax dx, O से A। अब O से C नहीं, C से O है। अच्छा O से C होता तो इधर कंपोनेंट कौन सा है, A वेक्टर का ay j कैप, और dl वेक्टर क्या है, dl वेक्टर यहां पर है, ये वाली दूरी कितनी है, dy, और दिशा कौन सी है, y एक्स में कौन सी दिशा होती है, j कैप, ठीक है। तो वो है माइनस dy j कैप। देखो ध्यान से देखो, C से O आ रहा हूं, O से C नहीं जा रहा,
ओ से सी जाता तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन होती, तो वहां पर मैं लिखता प्लस डी वाई जे कैप, लेकिन अब क्या लिखना पड़ेगा, माइनस डी वाई जे कैप। इसलिए ये आ जाएगा माइनस ए वाई डी वाई, क्योंकि ए वेक्टर का जो कि एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप है, उसका डॉट होगा माइनस डी वाई जे कैप के साथ, तो जे का जे के साथ होता है, इसलिए ए वाई का ही होगा ओनली डी वाई के साथ। समझ रहे हो आप बात? और माइनस साइन क्यों आ जाएगा, क्योंकि पथ की दिशा जो है वो निगेटिव वाई डायरेक्शन में है, इसलिए बाद में इसका आएगा माइनस का। ठीक, अब ये है ए वाई डी वाई, माइनस साइन तो आया है, केवल वो पथ को दिखा रहा है। अब इस वाले पर देखो, ए बी पर, ए बी पाथ के लिए देखो, ए बी पथ के लिए देखिए आप, मुझे ए बी जो है वो उसकी दिशा कौन सी है, वाई में है या एक्स में, वाई दिशा में। ध्यान से देखो, ये वाली जो डायरेक्शन है ये है वाई की, तो यहाँ घटक तो कंफर्म है कि ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट आएगा, नहीं ए वाई आएगा। ठीक, लेकिन वो ए वाई तो यहाँ है, यहाँ पर थोड़ी ए वाई है, यहाँ पर कुछ डिफरेंट होगा। अब कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ है ए वाई, तो लिखो ए वाई। ठीक, अब यहां से यहां तक आने में कितना चेंज होगा, देखो कौन सी दिशा में आ रहे हो आप, यहां से इस दिशा में आ रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा है, एक्स दिशा। मतलब जो यहां पर कंपोनेंट है ए वाई, उसको आप लेके आ रहे हो एक्स दिशा में, ए बी पथ के ऊपर। अब एक्स दिशा में ला रहे हो तो ए वाई में परिवर्तन तो एक्स के सापेक्ष ही होगा, तो डेल ए एक्स बाई, सॉरी डेल ए वाई बाई डेल एक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ घटक ए वाई है, उसको एक्स दिशा में जब लेके आए हैं तो परिवर्तन एक्स के सापेक्ष होगा। अच्छा, कितनी दूरी है ये, dx, तो dx दूरी तक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब परिवर्तन की दर को जब dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, घटक। क्योंकि देखो dx से dx, अरे लंबाई की लंबाई से बीमा कट जाएगी, और बीमा किसके बचेगी, ए वाई की। ठीक है, ध्यान से देखो फिर से, घटक मुझे यहां पर चाहिए, यहां ए वाई है, अब इसको हम लेके आएंगे एक्स दिशा में, तो ए वाई में एक्स के सापेक्ष परिवर्तन होगा, कितनी दूरी तक होगा, ये दूरी कितनी है, dx, तो मल्टीप्लाई कर दिया दूरी से। ठीक है, अब कौन सी दिशा में लेके आए हो आप, कौन सी दिशा में लेके आए हो, पॉजिटिव में, मतलब परिवर्तन क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, अब बाहर से पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा, ये डिपेंड करेगा dl वेक्टर। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा कौन सी है, y एक्सिस है, मतलब dy j कैप है, तो dy से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा कंपोनेंट, और यहाँ पर साइन किसका आएगा, प्लस का। क्यों? क्योंकि dy j कैप है, पॉजिटिव है। देखो यदि हाँ b से a तक आता तो ऐसे किसका आ जाता, माइनस। ध्यान रखना, पथ की दिशा क्या है उसके हिसाब से ही बाहर से प्लस और माइनस आता है, तो ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम चलते हैं बी से सी। ठीक है, तो बी से सी पर देख लेते हैं कितना है, बी से सी। बी से सी पर जाने के लिए ये दिशा कौन सी है, एक्स वाली, तो यहाँ घटक ax होगा, लेकिन इस पथ पर BC पर ax नहीं है, ax तो यहाँ पर था। अरे ax तो यहाँ पर है, जब x यहाँ से यहाँ चल के जाएगा तो उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो पहले कितना था, ax, अब ये यहाँ से चल के यहाँ जा रहा है, तो कौन सी दिशा में जा रहा है, प्लस y कैप में। ax का कंपोनेंट y दिशा में जा रहा है, तो ax में y के सापेक्ष तो परिवर्तन होगा। ax कंपोनेंट, x घटक y दिशा में जा रहा है BC पथ के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें परिवर्तन होगा x में y के सापेक्ष। कितनी दूरी तक होगा, dy दूरी तक, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, dy। ठीक है, और एक ट्रिक है याद रखने की, जिसके सापेक्ष परिवर्तन होता है, जैसे x के सापेक्ष हो रहा है तो x से मल्टीप्लाई होगा, y के सापेक्ष हो रहा है तो y से ही मल्टीप्लाई होगा। अब आप गए पॉजिटिव y डायरेक्शन में है, इसलिए वृद्धि भी होगी, कमी नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो हो गया यहाँ पर BC पथ पर घटक, ये तो घटक है केवल, घटक को जब हम दूरी से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके रेखा समाकलन बनता है। अच्छा, ये दूरी कितनी है, ये dx है माइनस bx है।
अरे यदि सी से डी तक होता तब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आते, लेकिन अभी तो उल्टा जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो बी से सी जाने में मतलब है माइनस dx आई के, मतलब माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा dx। ठीक, समीकरण नंबर 4। एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे इनको। सी से ओ, ये तो हम निकाल चुके हैं, कितना है माइनस ए बाई डी वाई। समीकरण नंबर 5। इधर देखिए अब, ठीक है, सबसे पहले ओ से ए तक, उसमें घटक कितना है ax और दूरी कितनी है dx, हो गया। ए से पहले निकाल लेते हैं ओ से सी, ये वाला सी से ओ, उसकी देखो घटक वहां पर ay होगा, दूरी dy है, लेकिन वो माइनस dy है, डायरेक्शन उल्टी है। अब ओ से सी भी जा रहे, सी से ओ आ रहे, इसलिए माइनस साइन, इसलिए इसमें माइनस आया। बच गए बीच के दो। ये थोड़ा सा तरीका याद रखना है, इनमें कुछ नहीं और थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे आप बी से सी तक निकालना चाहते हो तो यहाँ पर पहले मुझे घटक पता होना चाहिए, दूरी तो मुझे पता है कि dx है, माइनस dx है, सॉरी, क्योंकि बी से सी तक जा रहे हैं ना, इसलिए माइनस dx है। तो माइनस dx का मतलब ये रहा माइनस dx, माइनस बाहर आ गया, dx है। अब घटक कितना होगा, घटक यहाँ तो ax है, लेकिन यहाँ अलग होगा कुछ। कौन सी दिशा में जा रहे हो, y में, तो ax में y के सापेक्ष परिवर्तन होगा, कितनी दूरी तक होगा, dy तक। ये घटक हो गया पूरा। इस घटक को दूरी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस dx के साथ, तो टोटल रेखा समाकलन निकल के आ जाएगा। और ऐसा ही ये भी पथ के लिए होगा, ये वाला। ठीक है, चारों का मान कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे, ठीक है। और ये नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक, वापस से डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको लिखेंगे, मान रखने के बाद में इसको थोड़ा सा सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद ये जो मान निकल के आएगा, अब देखो ये कर्ल की दिशा कौन सी डायरेक्शन में है, जेड में, तो केवल जेड कंपोनेंट निकल के आएगा, उसको देख के ही एक्स लिखेंगे और वाई कंपोनेंट लिखेंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। बाकी पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो इसको नोट करो यहाँ तक, इसको लिखते हैं अगले लेक्चर में। चलो, थैंक यू वेरी मच।